क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड के सभी बच्चों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक मंथ पहला जो एग्जाम का है तब भी ये बेसिक बातें नहीं पता है तो आपका 14 मार्क का नुकसान एग्जाम में हो सकता है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसके अंदर हम जानेंगे कि मराठी व्याकरण का जो सेक्शन है उसके अंदर अपने 14 मार्क कैसे बचाए। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम तथा मराठी मीडियम, दोनों का सिलेबस यहां पे मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर आपको टोटल पहले तो पता है कि 80 मार्क के क्वेश्चन हमें आएंगे, लेकिन इस 80 मार्क के अंदर बहुत ही एक ऐसा सेक्शन है अंडररेटेड जो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकता है, वो है भाषा अभ्यास। हम उपयोजित लेखन के बारे में आज बात नहीं कर रहे, हम मराठी व्याकरण के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके अंदर हम देखें दोनों मीडियम्स के पेपर, तो आप देख सकते हो ये पेपर है फुल मराठी मीडियम का जिनका लैंग्वेज 1 है, और ये जो पेपर है ये है थर्ड और सेकंड लैंग्वेज वालों का। अब इसके अंदर देखें तो फर्स्ट लँग्वेज वाले जो बच्चे हैं, जे मराठीच्या पहिल्या भाषेला आहेत त्या प्रथम भाषावाल्या विद्यार्थ्यांना हा टॉपिक आहे ज्याचं नाव आहे समास। आणि 3 समास तुमचे माहिती असलेच पाहिजे तुम्हाला, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास आणि द्विगु समास। त्यानंतर याच्यामध्ये जो आपके शब्द सिद्धि वाला सेक्शन है वो दोनों को है। अब यहां पे अगर हम देखें, फुल इंग्लिश वाले देखें, सेमी वाले देखें, तो दोनों को आपको ये शब्द सिद्धि वाला सेक्शन है। इसके अंदर आपको प्रत्यय घटित शब्द, उपसर्ग घटित शब्द, साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो अव्यय भाव, ये सारे और ये सारे क्वेश्चंस जो है अच्छे से करके रखने हैं क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब यहां पे दोनों के लिए एक सिमिलर टॉपिक है, बस थोड़ा मीडियम के हिसाब से जो आपकी हार्डनेस होगी एक क्वेश्चन की वो थोड़ी बदलेगी। जैसे कि फुल मराठी मीडियम के जो बच्चे हैं, सेमी वाले हैं, उनको ये इस टाइप की थोड़ी सी क्वेश्चनिंग होगी वाक प्रचार के अंदर। लेकिन जो हम बोल सकते हैं फुल इंग्लिश वाले हैं, उनकी मराठी का जो ये सेक्शन होगा इतना ज्यादा हम बोल सकते हैं हाई लेवल का नहीं होगा। तो वाक प्रचार के अंदर आप बहुत सी चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपको निष्कासित करने, मुग्ध करने, पित्त खवड़ने, अचंभित होने, ऐसे जो वाक प्रचार है उनके किसी भी दो के क्या बताना है इसके अंदर वाक्यात उपयोग। ओके, मतलब आपको यहां से इसका यूज करके पहले तो मीनिंग और बाद में उसका आपको सेंटेंस में कन्वर्जन करना है। अब यहां पे अगर हम देखें तो शब्द संपत्ति वाला सेक्शन आएगा जो कि टोटल 3 मार्क्स के लिए यहां पे दिख रहा है हमें। तो शब्द समूहासाठी एक शब्द लिहा, तर याच्यामध्ये इतरांना मार्ग दाखवणारा कोण असतो? मार्गदर्शक। वर्षातून एकदा प्रसिद्ध होणारं काय असतं? वार्षिक असतं। अशा प्रकारचे प्रश्न येतात और इस टाइप के ही क्वेश्चंस आप फुल इंग्लिश वाले भी करके रखो क्योंकि ये बहुत ही इजी सेक्शन होता है। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वो पूछेंगे क्या, इस बात का ध्यान रखना है। अब जो है समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, ये सभी को है। इसके अंदर देखिए आई के लिए क्या क्या समानार्थी शब्द हो सकते, आईसाठी कोणकोणते समानार्थी शब्द आहेत? माता म्हणू शकतो आपण, जननी म्हणू शकतो, ठीक आहे। तर यामध्ये आईसाठी समानार्थी शब्द, तर असं विरुद्धार्थी शब्दाचा पण सेक्शन येऊ शकतो। वचन ओळखा, आपको वचन आना चाहिए। अगर नदी है तो इसका ये तो नदी क्या होगा, ये एक वचन होगा। नदी का अगर हम अनेक वचन करते तो नद्या हो जाएगा। गोट्या है तो ये अनेक वचन है, गोट्या का एक वचन क्या होगा? गोटी। ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन सब चीजों का वचन बदल सकते हो। साथ ही साथ लेखन नियमानुसार लेखन हा एक क्वेश्चन आपल्याला परीक्षेमध्ये येतो। यामध्ये अचूक शब्द निवडायचा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, कोई भी 4 आपको यहाँ पे सॉल्व करने 2 मार्क्स के लिए। अब इसके अंदर निर्मिति आप देखो तो कौन सी निर्मिति आपको जनरली दिखती है? अब यहाँ पे आप 2 निर्मितियों को देखेंगे, ये वाली और ये वाली। इसके अंदर आप थोड़ा सा माइन्यूट फर्क देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मी की जो विलांटी है वो इस साइड की है और यहाँ पे बड़ी वाली है। तो अब इसके अंदर कौन सी सही होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही साथ सुशिक्षित शब्द हम देखते हैं तो पहला ही बराबर है। ऐतिहासिक शब्द हमने बहुत बार देखा है। साथ ही साथ परिस्थिति शब्द है,
दीपावली शब्द है, विद्यापीठ, तो इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ये आप हवा में सॉल्व करोगे तो ये गलत हो सकता है, इसलिए सभी जो भी आप 4 करोगे उन 4 का प्रॉपर पता होना चाहिए, ये गलती नहीं होगी। उसके बाद आपका पारिभाषिक शब्द का फुल मराठी वालों को आएगा, जैसे कि कुछ शब्द दिए हैं, ड्रामा और बुक स्टॉल, ये इंग्लिश में है और आपको इसको मराठी में इसके लिए क्या शब्द है बताने हैं। जैसे ड्रामा मतलब नाटक होता है, बुक स्टॉल मतलब पुस्तकालय, आप उसको बोल सकते हो। तो ये सवाल जो है ये सवाल बहुत सिंपल है, बेसिक आपकी इंग्लिश मराठी अच्छी है तो आप इस सवालों को अच्छे से आप इनको कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो करेंगे फुल इंग्लिश वालों का। फुल इंग्लिश वालों का जो मराठी का पेपर है, इसके अंदर भी विभाग 4 में भाषा अभ्यास है और यहाँ पे इनका जो पहला टॉपिक है वो वाक्यों का प्रकार हमें यहाँ पे चुनना है। बस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि सुश्रुत ओळखलंस मला एंड यू कैन सी क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा होगा बेटा? प्रश्नार्थी। ओके, ये कौन सा होगा? प्रश्नार्थी होगा। उसके बाद सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते, सिंपल सेंटेंस है, कौन सा होगा? असर्टिव, मतलब विधानार्थी। ओके, विधानार्थी। तो इस तरीके से आप ये भाषा अभ्यास वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा भी एक सवाल आएगा, जैसे वाक्य तो आपने देख लिया, वाक्य रूपांतर करना है। जैसे यहाँ पे देखो, प्रवासात भरभरून बोलावं। ओके, इसका हमें क्या करना है? आज्ञार्थी करना है। आज्ञार्थी में क्या होता है? कोई भी ऑर्डर दी जाती है, जैसे प्रवासात भरभरून बोलावे, इसका क्या होगा? प्रवासात भरभरून बोला। ओके, ऑर्डर दी जाएगी कि आप बोलिए, प्रवास आप जो ट्रैवल कर रहे हैं इसके अंदर भर भर के बोलिए। और आपको ये वाला सेक्शन है, जैसे कि उनको भी था वाक्य में उपयोग करो। ओके, तो आपको भी वाक्यात उपयोग करा ये सेक्शन है और यहाँ पे आपको कोई भी 2 सॉल्व करने और एक आपका 2 मार्क्स का है, जाना नहीं चाहिए। अर्थ भी बताना है और वाक्यात उपयोग भी करना है। अंगाचा तिळपापड होणे म्हणजे काय आणि त्याचा वाक्यात उपयोग, आर्जव करणे म्हणजे काय आणि त्याचा वाक्यात उपयोग, गलका करणे आणि त्याचा वाक्यात उपयोग, तीनही तुमच्या जे मराठीचं पुस्तक आहे त्यामध्ये दिलेले आहेत आणि त्यासाठी तुम्ही याचा जरी यूज केला, एक छोटी बुक होते और उस बुक के अंदर पूरा मराठी होता है आपका, उसका ये सेक्शन बिल्कुल करके जाना है। अगर आप ये सेक्शन नहीं करके जाते तो 4 मार्क का नुकसान आप खुद करवा लेंगे, याद रखिए। तो ये मिस्टेक ना हो, इसका ध्यान रखिए। उसके बाद शब्द संपत्ति वाला टॉपिक है। शब्द संपत्ति वाले टॉपिक के अंदर आपको समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द आएंगे, जैसे रास्ता, इसके लिए कौन सा समानार्थी होगा? मार्ग होगा। उसके बाद शाला के लिए कौन सा समानार्थी होगा? विद्यालय। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? समानार्थी शब्द सॉल्व कर सकते हो। अब विरुद्धार्थी शब्द भी है आपको 1 मार्क्स के लिए। इकडे का क्या होगा? तिकडे, इकडे, और ये विरुद्धार्थी है, इकडे का तिकडे होगा। निंदा का क्या होगा? निंदा करना, किसी का हम बोल सकते हैं अपमान करना। प्रशंसा, निंदा का क्या होगा? उस उल्टा करेंगे तो प्रशंसा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हो समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द के अंदर। अब आपको वचन आपको भी है, बहुत सी चीजें आपने ऑब्जर्व की होगी समास को छोड़ के, वो आपको है। जैसे शहर का आपको वचन क्या होना? शहरे। ओके, उसके बाद गाड़ी का क्या होगा? गाड़िया। ठीक है, और ये 1 मार्क्स के लिए आपको आता ही है। तो ये सारी चीजें आपके इसके भी अंदर हमने ऑब्जर्व की। आपको लिंग बदल वाला भी एक क्या है? सेक्शन है। जैसे लेखक का क्या होगा? लेखिका, क्योंकि वो पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग करेंगे। घोड़ा का होगा घोड़ी, सिंपल है। अब यहां पे देखें, ये सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर आपको मराठी में नाम पता होने चाहिए विराम चिन्हों के। जैसे इसको क्या बोलते हैं? उद्गारार्थी। ओके, ये क्या है? उद्गारार्थी चिन्ह है। ये क्या है? प्रश्नार्थक चिन्ह है, प्रश्नार्थक चिन्ह। ये क्या है? स्वल्प विराम है, स्वल्प विराम मतलब कॉमा। और ये क्या है? दुहेरी अवतरण चिन्ह। ओके, ये क्या है? दुहेरी
अवतरण चिन्ह। तो ये 2 मार्क्स का सेक्शन है बेटा, अगर ये भी आप नहीं करते हो तो आपके यहाँ पे 2 मार्क्स जा सकते हैं। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका जो है मराठी के अंदर का जो सेक्शन है ये सब, तो ये मिस नहीं होगा। आपको इन सब बातों का बहुत ही ध्यान से यहाँ पे ये करना है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आता मी तुम्हाला सांगणार कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज वालों का जो सेक्शन है इसके अंदर मराठी किस तरीके का आता है, एंड इस मराठी के अंदर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें बार बार रिपीटेटिवली पूछी जाती है। सो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए जो बातें अब मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मराठी व्याकरण के अंदर यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स सी दिस, कि आपको बहुत सी चीजें आएगी, जैसे समास, ये M1 के लिए है, मराठी फर्स्ट लैंग्वेज। शब्द सिद्धि, वाक् प्रचार, शब्द संपत्ति, लेखन नियम, विराम चिन्ह, पारिभाषिक शब्द, ये सभी के लिए है अगर ये सेक्शन छोड़ दे तो। उसके बाद आप ये वाला सेक्शन देखिए जिसके अंदर आपको 14 मार्क्स का जो ये सेक्शन है, इसके अंदर वाक् प्रचार, वाक्य के प्रकार आपको पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के लिए। या वाक्य प्रश्नार्थक है, विधानार्थी है, उद्गारार्थी है या आज्ञार्थी है। वाक्य रूपांतर आपको करना होगा, प्रश्नार्थी का विधानार्थी करो, विधानार्थी का प्रश्नार्थी करो, विधानार्थी का उद्गारार्थी, उद्गारार्थी का आज्ञार्थी, आज्ञा, होकारार्थी का नकारार्थी करो, नकारार्थी का होकारार्थी करो। ये भी 2 मार्क्स के लिए किसको आएगा, M1 वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वाक्य का प्रचार, ओके, मतलब आपको मीनिंग तो बताना ही है, साथ ही साथ उसका वाक्यत उपयोग करा, 4 मार्क्स के लिए आता है। ये सारी चीजों के साथ ही शब्द संपत्ति के अंदर क्या करना है सर, शब्द संपत्ति के अंदर समानार्थी शब्द पता होने चाहिए, विरुद्धार्थी शब्द पता होने चाहिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द आना चाहिए, एक वचन अनेक वचन का सेक्शन आना चाहिए, और लिंग बदल वाला सेक्शन आपको आना चाहिए। ये आपको 4 मार्क्स दिला देगा। साथ ही साथ लेखन, नियमानुसार लेखन, ये 2 मार्क्स का सेक्शन है। इसके अंदर अचूक शब्द चुनिए, मतलब सही शब्द चुनना है। यहाँ पे आप देखोगे 2 शब्द 4 पर्यायांसहित किंवा वाक्य लेखन नियमानुसार लिहा, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। विराम चिन्ह वाला सेक्शन 2 मार्क्स के लिए है। तो M1 M3 दोनों बच्चों के लिए ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये मिस नहीं करना है, नहीं तो हमारे फ्री के जो मार्क्स है हम डोनेट कर देंगे। अब मैं आपको एक वन शॉट है तो समास, साथ ही साथ वाक् प्रचार वाला सेक्शन, वाक्य रूपांतर वाला सेक्शन पढ़ाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है, वो है वाईसेट के बारे में। वाईसेट एक टेस्ट है जो आज होने वाली है, और एक टेस्ट अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो 18 जनवरी को होगी, संडे को, ठीक है। 18 जनवरी संडे को ये दूसरी टेस्ट होगी। 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने यहाँ पे ये टेस्ट कंप्लीट किया अपना एनरोलमेंट, और आप भी करना चाहते हो आपका सपना नीट और जेई का साकार, साथ ही साथ बूस्ट करना चाहते हो आपके बोर्ड्स के मार्क, तो आप जरूर इस वाईसेट का जो फॉर्म है वो भरिए, और इस एग्जाम को जो है देना है ही आपको। उसके बाद टॉपर्स बैच के बारे में आपको पता होगा, 999 रुपए की ये बैच, टॉपर्स बैच सभी मीडियम के लिए है। इसके अंदर सेमी फुल इंग्लिश स्टूडेंट्स का भी जो है पूरा सिलेबस कवर होने वाला है। सो नो नीड टू वरी व्हेन टॉपर बैच इज हियर फॉर यू, ओके। अब हम बात करते हैं समास नाम के इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। थोड़ा वन शॉट है तो आपको उसी हिसाब से जो है सारी चीजें बताई जाएगी। ये लाइट इस साइड का है क्या, क्यों ज्यादा आ रहा था, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, बेटर है क्योंकि वो सनलाइट है, सुबह सुबह सूरज की किरणें खिड़की से सीधे हमारे जो सूरज दादा है हमसे डिस्कस करने आए हैं मराठी के बारे में। अब हम बात करते हैं बच्चों समास नाम के इस टॉपिक के बारे में। देखो समास जो टॉपिक है, पहले तो समास है क्या, समास म्हणजे काय, तर समास म्हणजे वाक्याची काटकसर करून आपण जेव्हा एखादा शब्द बोलतो त्याला आपण समास म्हणतो, आणि त्या शब्दाला काय म्हणतात, सामासिक शब्द असं म्हणतात। जसं हा शब्द तुम्ही बघू शकता, व्यवहारामध्ये ज्याप्रमाणे मनुष्य वेळेची पैशाची बचत करण्याचा प्रयत्न करतो, त्यामुळेच बोलण्याच्या वेळेसही तो व्यवहारामध्ये आपल्याला दिसतं की शब्दाची बचत करतोय।
आई वडील हा शब्द आहे आणि याच्यामध्ये दोन्ही शब्द जर आपण पाहिले समान दर्जात आहे आणि या उभयान्वी अव्यानं हे जे आहे जोडलं गेलेलं आहे. चहा पाणी फराळाचे पदार्थ एवढं सांगण्यासाठी आपण एकच शब्द वापरतो, तो आहे चहा पाणी. शब्दाच्या एकत्रीकरणाला समास असं आपण म्हणतो आणि समासाच्या एका अशा एकत्रीकरणानं जो दोन शब्द तयार होतो त्याला आपण काय म्हणतो, सामासिक शब्द असं म्हणतो. समासाचे विविध प्रकार आहेत. तुम्हाला माहिती आहे, तुम्हाला कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व समास आहे. आणि इथं कर्मधारय नाही दिलेला, इथं अव्ययी भाव दिलेला आहे. सो गेट रेडी फॉर कर्मधारय ऑल्सो. तुम्हाला कर्मधारय बद्दलही माहिती असलं पाहिजे. काय होत असतं कर्मधारयमध्ये, समजा याला आपण मिस केलं, ओके, तो आहे पण नाही आपल्याला. आपण माहिती आहे आपल्याला कर्मधारय आहे. आता या कर्मधारयमध्ये तुम्हाला माहिती आहे पहिलं पद काय असतं, विशेषण असतं आणि दुसरं पद काय असतं, याच्यामध्ये नाम असतं. जसं एक शब्द घेऊया आपण कर्मधारयचा, पुरुषोत्तम. पुरुषोत्तम, तर हा पुरुषोत्तम शब्दाचा विग्रह काय होतो, उत्तम असा पुरुष. ओके, उत्तम असा पुरुष. तर हा जो पुरुषोत्तम शब्द आहे याच्यामध्ये उत्तम शब्द काय आहे, विशेषण आहे. आणि ज्या समासात पहिलं पद विशेषण असतं, ज्या तत्पुरुष समासातलं पहिलं पद विशेषण असतं, त्याला आपण काय म्हणतो, त्याला आपण कर्मधारय समास म्हणतो. दुसरा समास आहे अव्ययी भाव. त्याला असं माहिती तुम्हाला, ज्या सामासिक शब्दातलं पहिलं पद अव्यय असून ते महत्वाचं असतं त्याला आपण अव्ययी भाव म्हणतो. जसं की आजन्म, जन्मापासून, आमरण, मरेपर्यंत, यथाशक्ती, शक्तीप्रमाणे, प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षणाला. सो हा समास ऍज अ नॉलेज म्हणून लक्षात ठेवायचं. त्यानंतर आहे द्विगु समास. द्विगु समासात काय होत असतं, पहिलं पद जे असतं, ज्या कर्मधारय समासामध्ये पहिलं पद काय असतं, संख्या विशेषण. ओके, पहिलं पद असतं संख्या विशेषण, त्याला आपण काय म्हणतो, द्विगु समास. ज्या समासातलं पहिलं पद संख्या विशेषण असतं, त्या सामासिक शब्दावरून एक समूह आपल्याला सुचवला जातो, त्याला आपण काय म्हणतो, द्विगु समास म्हणतो. त्रिभुवन, 3 भुवनांचा समूह. पंचप्राण, 5 प्राणांचा समूह. त्रैलोक्य, 3 लोकांचा समूह. चातुर्मास, 4 महिन्यांच्या 4 मासांचा समूह. नवरात्र, 9 रात्रींचा समूह. त्याच्यात ऑब्झर्व करा, 3, 5, 3, 4 आणि 9 हे सगळे काय आहेत, पहिलं पद काय इथं, संख्या विशेषण. ज्या समासामध्ये पहिलं पद संख्या विशेषण असतं, 3, 5, 3, 4, 9, त्याला आपण काय म्हणतो, त्याला आपण द्विगु समास असं म्हणतो. आता पुढचा जो महत्वाचा समास आहे त्या समासाला आपण काय म्हणतो, त्याला आपण द्वंद्व समास असं म्हणतो. आता द्वंद्व समासामध्ये जेव्हा आपण ह्या सगळ्या गोष्टी ऑब्झर्व करतो, त्यात काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत. ज्या समासातली दोन्ही पदं अर्थदृष्ट्या समान दर्जाची असतात. ओके, अर्थानं जर आपण पाहिलं तर या समासातली दोन्ही पदं समान दर्जाची असतात, त्याला आपण द्वंद्व समास असं म्हणतो. याच्यामध्ये इथं जर आपण पाहिलं, पहिला प्रकार याच्यात येतं इतरेत्तर द्वंद्व, ज्याच्यामध्ये दोन्ही पदं आणि या उभयान्वी अव्ययानं जोडलेली असतात, त्याला आपण म्हणतो इतरेत्तर द्वंद्व. याच्यात कोणते कोणते शब्द येतात, आई वडील, राम लक्ष्मण. आई पण महत्वाची आहे, वडील पण महत्वाचे, रामही महत्वाचे आहे तेवढेच लक्ष्मणही महत्वाचे आहेत. हरी आणि हर दोघंही सारख्याच दर्जाचे आहेत, महत्वाचे आहेत. बहीण आणि भाऊ हे पण सारख्याच दर्जाचे, महत्वाचे आहेत. कृष्ण आणि अर्जुन हे पण सारख्याच दर्जाचे आहेत, महत्वाचे आहेत. विटी आणि दांडू हे पण सारख्याच दर्जाचे आहेत आणि महत्वाचे आहेत. त्यानंतर समासाचा जो पुढील प्रकार आहे तो आहे वैकल्पिक द्वंद्व समास. ज्या समासाचा विग्रह करताना किंवा वा अथवा या विकल्प दाखवणाऱ्या उभयन्वी अव्ययाचा वापर होतो, त्याला आपण वैकल्पिक द्वंद्व म्हणतो. वैकल्पिक म्हणजे काय, ऑप्शन. तुमच्याकडे 2 पर्याय आहेत, एक तर खरं किंवा खोटं. ओके, म्हणजे आपल्याला किंवा ना आपण 2 गोष्टी, विरुद्धार्थी गोष्टी जोडतोय, ते कशामध्ये येतं, वैकल्पिक मध्ये. याच्यात ऑप्शन्स बघा, खरं खोटं, धर्माधर्म, सत्यासत्य, 3, 4, बरं वाईट, न्यायान्याय, सगळे कशाने जोडलेत, किंवा न जोडले, पाप पुण्य, पास नापास. तिसरा जो महत्वाचा आहे तो आहे समाहार, ज्यामध्ये विविध गोष्टी दिसतात तुम्हाला. याचा विग्रह करताना पदांच्या अर्थाशिवाय त्या जातीच्या इतर पदार्थांचाही त्यात समावेश होतो. म्हणजे खूप साऱ्या गोष्टी एकाच याच्यात शॉर्टकट मध्ये सांगितल्या जातात. चहा पाणी, भाजीपाला, शेतीवाडी, पाऊस पाणी, मीठ भाकर, पान सुपारी, कपडा लत्ता, पाला पाचोळा, हे सगळे शब्द याच्यात आपल्याला दिसतात.
याच्यात मी अजूनही काही तुम्हाला समासिक शब्दांचे उदाहरणं दिलेले आहेत, ते तुम्ही एकदा याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. त्यानंतर आहे याची जोड्या लावायचा, विग्रह करून त्याचा प्रकार. जसा मीठ भाकर शब्द आहे, मीठ भाकर तत्सम पदार्थ वगैरे असं तुम्ही टाकू शकता. आणि या सगळ्या सामासिक शब्दांचा आपल्याला सांगायचा आहे विग्रह करून त्याचा प्रकार. सो मीठ भाकर समाहार द्वंद मध्ये जाईल. त्यामध्ये हे सगळे ॲज अ होमवर्क म्हणून तुम्ही सॉल्व्ह करा. अव्यय भावचे असतील तर ते तुम्ही सोडले तरी चालतील. अलंकार टॉपिक हा आपण नुकताच घेतलेला आहे, सो याच्यावरती आपल्याला रिवाइज करायची गरज नाही, बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी टेकन अ 10 मिनिट. ऑल्सो याचा डिस्कशन ऑलरेडी पण झालाय. तसाही तो टॉपिक व्याकरणात विचारत नाहीत, तो याच्यातच कामात पडतो आपल्याला. कशामध्ये? रसग्रहण मध्ये. अब जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है वाक्य रूपांतर. वाक्य रूपांतर के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आती है, लेट्स सी. वाक्य रूपांतर के अंदर अगर हम देखें तो वाक्य शब्दाच्या अर्थपूर्ण समूहाला आपण काय म्हणतो? वाक्य म्हणतो. अब कोई भी शब्दों का समूह है जिसके अंदर नाम आ गया, सर्वनाम भी आ सकता है, क्रियापद आ गया, ओके, वर्ब आ गया, और कभी कभी हम एडजेक्टिव मतलब विशेषण का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वाक्य. वाक्यों के बहुत प्रकार है. जैसे आप 4 प्रकारों के साथ वाकिफ होने चाहिए. उसके अंदर पहला जो टाइप है वो है विधानार्थक वाक्य या विधानार्थी वाक्य. जो वाक्य सिंपल और सरल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विधानार्थक वाक्य बोलते हैं. उसके बाद है प्रश्नार्थक वाक्य, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, उसे प्रश्नार्थक वाक्य बोलेंगे. उद्गारार्थी वाक्य, जिसको उद्गारार्थक वाक्य के नाम से भी हम जानते हैं. साथ ही साथ आज्ञार्थी वाक्य, जिसको आज्ञा आपको ऐसे दिखेगी उसके अंदर की एग्जैगरेट की है, उसको हम उद्गारार्थक बोलते हैं. सबसे पहला जो टॉपिक है वो है विधानार्थक वाक्य. ज्या वाक्यात केवळ विधान केलेलं असतं त्याला आपण विधानार्थक वाक्य म्हणतो. एक सिंपल सेंटेंस दिया होता है उसे हम बोलते हैं विधानार्थक वाक्य. जैसे देखो, माझे वडील आज गावी गेले. इट इज व्हेरी सिंपल, आज मेरे पापा गाव को गए हैं. पिंपळाचा प्रत्येक अवयव उपयोगी असतो. आई माझ्या यशाचा आनंद व्यक्त करत नव्हती. सो ये सारे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है और इनको हम बोलते हैं विधानार्थक वाक्य. उसके बाद जो सेंटेंस आपको दिख रहा है वो है प्रश्नार्थक वाक्य. ज्या वाक्यात प्रश्न विचारलेला असतो, ओके, जिस सेंटेंस के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम बोलते हैं प्रश्नार्थी वाक्य. तू मुंबईला केव्हा जाणार आहेस? ओके, आप मुंबई कब जा रहे हो, ऐसा इस सेंटेंस के अंदर बोला है. साथ ही साथ इसके अंदर हम देखें तो आप यहां देख सकते हो, मी घरात येऊ का, जैसे क्वेश्चन मार्क है. आपण यांना पाहिलत का, क्वेश्चन मार्क. माझ्यासाठी काही पत्र आहे, तो ये सिंपल है, इसको आप प्रश्नार्थी वाक्य बोलते हो. उसके बाद है उद्गारार्थी वाक्य. ज्या वाक्यात भावनेचा उद्गार काढलेला असतो त्याला उद्गारार्थी वाक्य असं आपण म्हणतो. ज्या वाक्याच्या शेवटी तुम्हाला एक उद्गारवाचक चिन्हही दिसतं. किती सोपी कविता ही, अबब केवढी प्रचंड आग, त्यानं शेतीत केवढी सुधारणा केली, आई ग किती लागलंय तुला. हर सेंटेंस के अंदर आप देखें तो चिन्ह जो है वो उद्गारार्थी चिन्ह है, और इस चिन्ह को अगर आप वाक्य में देखते हो बिना कुछ देखे उद्गारार्थी वाक्य कर दो, टेंशन लेने का कोई यहाँ पे सीन नहीं है. अगला जो है वो है आज्ञार्थक वाक्य, जिसके अंदर आपको आज्ञा दिखेगी, हुक्म दिखेगा, विनंती दिखेगी, कभी कभी रिक्वेस्ट भी दिखेगी, और आपको एक प्रार्थना या आशीर्वाद भी दिखेगा. उन सारे सेंटेंसेस को आप किस में डालोगे? आज्ञार्थी वाक्य में. तुझे पुस्तक मला दे, आपका बुक मुझे. तो ये क्या है? ऑर्डर है. ज्ञानबाग कोठा सोडून शेतात बाहेर हो, बाहर निकलो कोठे से, ऐसा कुछ बोला है वहां पे. तुझ्या सहवासात तरी मला आनंद मिळू दे. आपके कंपनी के अंदर मुझे क्या मिलना चाहिए? सुख मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए. तो ये सारी चीजें, आशीर्वाद, किसी की आकांक्षा प्रार्थना हो सकती है, आज्ञा हुक्म होता है, तो उसको हम किस में डाले हैं? आज्ञार्थक वाक्य में डाले हैं. अब ये वाक्य का प्रकार तो देख लिया, वाक्य रूपांतर भी आता है. जैसे प्रश्नार्थी और विधानार्थी का कैसे रूपांतरण होगा. एक सेंटेंस लेते हैं, आजकाल कोणाकडे लक्ष देतो. ओके, आजकाल कौन कोणाकडे लक्ष देतो, इसका क्या करना है? हमें विधानार्थी करना है. क्या होगा बेटा? आजकाल कोणी कोणाकडे लक्ष देत नाही, और नाही के बाद होगा फुल स्टॉप, क्योंकि सिंपल सेंटेंस करना है. तो क्वेश्चन मार्क ऐसा है कि डाउटफुल है, तो देतो का इसका नहीं हो जाएगा, क्योंकि आजकल
कोणी कोणाकडे लक्ष देत नाही. सो दैट विल बी द विधानार्थी ऑफ दिस सेंटेंस. अगला जो सेंटेंस है वो है विमान प्रवास सगळ्यांना आवडतो. इसका क्या है, प्रश्नार्थी करना है. वाक्य कौन सा है, विधानार्थी है. प्रश्नार्थी करेंगे तो क्या बनेगा, विमान प्रवास सगळ्यांना आवडतो. तर कोणाकोणाला आवडतो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विमान प्रवास कोणाला आवडत नाही. ठीक है, तो मतलब दोनों के अंदर जब इंटरचेंज हो रहा है तो नेगेशन आ रहा है, मतलब निगेटिविटी आपको दिख रही है विधानार्थी और प्रश्नार्थी के अंदर. और क्वेश्चन मार्क देना भूलना नहीं है अगर आप क्वेश्चन तैयार करते हो प्रश्नार्थी के अंदर. तो अगला जो है फुकट दिले तर कोण नको म्हणेल. इसका क्या करना है, विधानार्थी करना है. तो विधानार्थी कैसे बनेगा, फुकट दिले तर कोणी नको म्हणणार नाही, नेगेशन आना चाहिए. सो इसका भी आपने कर लिया, फुकट दिले तर कोणीही नको म्हणणार नाही किंवा फुकट दिले तर सर्व हो म्हणतील. ओके, दोनों में कर सकते हो, नेगेशन करो या फिर नॉर्मल पॉजिटिव होकारार्थी सेंटेंस भी कर सकते हो. उद्गारार्थी और विधानार्थी का रूपांतर भी देख लो. किती सुंदर आहे दृश्य आहे ते विधानार्थी करायचं आहे कोणतं, उद्गारार्थी आहे. ते दृश्य फार सुंदर आहे. ओके, इसका हमने उद्गारार्थी का क्या कन्वर्ट किया है, सिंपल सेंटेंस असर्टिव्ह, दैट इज विधानार्थी. उसके बाद या गोष्टीचं मला फार समाधान वाटलं, दैट इज असर्टिव्ह. इसका क्या करना है, एक्सक्लामेटरी, मतलब उद्गारार्थी. या गोष्टीचं मला फार समाधान वाटलं, किती समाधान वाटलं मला या गोष्टीचं. ओके, मतलब किती समाधान वाटलं मला या गोष्टीचं, हे काय होणार, याचं उद्गारार्थी होणार. सो वी कैन कन्वर्ट दिस सेंटेंस. केवढी उंच इमारत ही उद्गारार्थी है. इसका सिंपल करेंगे तो क्या करेंगे, ही इमारत किती उंच, खूप उंच आहे. केवड़ी का क्या होगा, खूप. ओके, तर ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हो मराठी के अंदर कि जिसके अंदर आप किसी भी सेंटेंस को एक से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हो. देन डॉक्टर आंबेडकरांचं ग्रंथप्रेम विश्वविख्यात होतं. अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे देखे तो ये असर्टिव है. इसका क्या करना है, हमें उद्गारार्थी एक्सक्लामेटरी करना है. डॉक्टर आंबेडकरांचं ग्रंथप्रेम विश्वविख्यात होतं. इस सेंटेंस के अंदर उद्गारार्थी करने जाए तो क्या होगा, इसका सिंपल बनेगा केवढं विश्वविख्यात होतं डॉक्टर आंबेडकरांचं ग्रंथप्रेम. और लास्ट में उद्गारार्थी चिन्ह जो आपको पता होना चाहिए, बार बार उसको हम इंग्लिश में प्रोनाउंस नहीं करेंगे. आज्ञार्थी, प्रश्नार्थी और विधानार्थी, इनका भी आपको परस्पर रूपांतर आना चाहिए. जैसे कर तुला काय करायचं ते, इसके अंदर क्या है, आज्ञार्थी सेंटेंस है और इस आज्ञार्थी का हमें क्या करना है, विधानार्थी. आता कर तुला काय करायचं ते, मतलब जो तुम्हें सही लगता है वो करो. अगर इसका विधानार्थी करना है तो तुला काही करायची मोकळीक आहे. ये क्या होगा इसका, ये होगा इसका सिंपल वी कैन से विधानार्थी असर्टिव्ह. उगाच भलते चलते अर्थ काय काढताय, इसका क्या करना है, हमें आज्ञार्थी करना है. तो इसका भी आज्ञार्थ करने के लिए सॉरी थोड़ी खांसी है, तो इसका आज्ञार्थी करेंगे तो क्या होगा, उगाच भलते सलते अर्थ काढू नका. ये क्या है, ये प्रश्नार्थक था, उसका हमने क्या किया है, आज्ञार्थी किया है. साथ ही साथ स्वतःला समाधान सामवान बनो, इसका आपको विधानार्थी करना है, कमेंट बॉक्स में डाल देना. और साथ ही साथ एक और इसमें टाइप आता है जो है होकारार्थी और नकारार्थी वाला. आप देखो, नकारार्थी मतलब निगेटिव्ह, होकारार्थी मतलब पॉझिटिव्ह. अशा वेळी कोणालाही राग येईल, इसका क्या करना है, हमें नकारार्थी. अशी एक वेळ असते ज्यावेळेस कोणालाही राग येऊ शकतो. अगर हमें निगेटिव्ह करना है तो अशा वेळी कोणाला राग येणार नाही. ओके, ये क्या बनेगा उसका, नकारार्थी. अशा वेळी कोणालाही आनंद होणार नाही, तो राग का अपोजिट कर दिया है आनंद. उसके बाद मी फार सुखी आहे, सुखी का अपोजिट क्या होगा, दुखी. तो नकारार्थी बन जाएगा. मी दुखी नहीं मतलब मैं बहुत सुखी हूं. तो ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. और ये वाक्य रूपांतरण आता ही है दोनों मीडियम्स के लिए. तो याद रख के ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, वो एक बार देख लीजिए. अब है सामान्य रूप करना. सामान्य रूप के अंदर क्या होता है कि आप जैसे ये वाला सेंटेंस देखो कि कुछ मूल शब्द होते हैं, जैसे त्याला है तो उसका मूल शब्द तो होगा और इसका सामान्य रूप त्या होगा. अक्षय है तो अक्षय को ला जो शब्द लगा है, ये उसका सामान्य रूप
एक्चुअली क्या है, अक्षय है और ला लगने के बाद वो प्रत्यय लगाए उसको। बंडू वर, तो मूल शब्द बंडू है और सामान्य रूप भी बंडू ही होगा, वर जो लगा है वो उसको प्रत्यय लगा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है जब भी हम सामान्य रूप करते हैं। जैसे माणसांची शब्द है तो माणसे मूल शब्द होगा और माणसा जो है सामान्य रूप होगा। बोलण्याचे जो शब्द है, बोलना ये मूल होगा और बोलना ये सामान्य रूप होगा। तो इसकी एक लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो आता है सभी बच्चों के लिए वो है सिद्ध शब्द साधित शब्द के अंदर शब्द सिद्धि का जो पार्ट है, ये 4 टाइप्स, जिसके अंदर उपसर्ग, प्रत्यय, अभ्यस्त और सामासिक शब्द के अंदर उपसर्ग और आपको जो प्रत्यय है पता होने चाहिए। शब्द के पहले जो अक्षर जोड़े जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग। जैसे अभव शब्द है उसके आगे अनु लगा है, यश शब्द है उसके आगे अप लगा है। तो ऐसे कोई भी वर्ड्स लगे हो, अनु, अप, अधि, अव, उप, आ, सा, ऐसे वर्ड्स किसी वर्ड के आगे लगे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग घटित शब्द बोलेंगे। इसका अलग अगर थोड़ा सा देखें, जैसे कि आप विचार शब्द के आगे क्या लगा है, उपसर्ग लगा है सु, समझ के आगे लगा है गैर, शक्तीच्या पुढं काय लागलाय यथा, समझच्या पुढं काय लागलाय गैर। तो ऐसा अगर आपको आता है तर याला आपण काय म्हणतो, उपसर्ग घटित शब्द असं म्हणतो। अँड प्रत्यय घटित शब्द, मूळ शब्दाच्या नंतर काही जर अक्षर आलं जोडून तर त्याला आपण प्रत्यय म्हणतो। मूळ शब्द है जैसे रस और रस के बाद ईक आया तो उससे रसिक बनेगा। बुद्धि शब्द है उसके बाद मान आया तो बुद्धिमान बनेगा। दुकान शब्द के बाद दार शब्द लगा है, मानुष के बाद की लगा है, तो इसे हम प्रत्यय घटित, सिंपल है, बहुत इजी है। और एक इसके अंदर आता है अभ्यस्त, तो इसके टाइप है थोड़े। पूर्ण अभ्यस्त जैसे कि वैसे रिपीट होगा, जसचा तसा रिपीट झालाय, क्षण क्षण, जवळ जवळ। अंशाभ्यस्त के अंदर आस पास, उभा आड़वा। इसके अंदर क्या होता है, अंशाभ्यस्त में पूरा रिपीट नहीं होता। आस का क्या हुआ है, पास हुआ है, मतलब अपोजिट दिखता है, आस के अपोजिट पास, उभे के अपोजिट आड़वा। तो जहां पे आपको अपोजिट दिखेंगे दोनों, थोड़े थोड़े ही रिपीट हो रहे हैं, प्रोनाउन मतलब राइमिंग रिपीट होता है थोड़ा सा, तो अंशाभ्यस्त में जाएगा। अनुकरण वाचक के अंदर सीधा साउंड है, कड़कड़, बड़बड़, पड़पड़, थड़थड़, मड़पड़, ऐसे बहुत से यहाँ पे आपको शब्द दिखेंगे जो आएंगे पूरे किसके अंदर, आपका अनुकरण वाचक के अंदर। इसके तीनों टाइप देख लो। जैसे पूर्णाभ्यस्त के अंदर जैसे कि वैसे रिपीट होंगे शब्द, पुन्हा येऊन जोड़ शब्द तैयार होतो, बारीक बारीक, कड़ा कड़ा, आतल्या आत वैसे। एंड उसके बाद अंशाभ्यस्त के अंदर अदला का बदला हो गया, उल्टा का सुल्टा हो गया, शेजारी का पाजारी हो गया, याद रखिए। अनुकरण के अंदर किरकिर, खड़खड़ाट, रिमझिम, गुनगुन, घनघन, कड़कड़ाट और टिक टिक, ये वाले शब्द आते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ मराठी टुडे। एंड ये वाला सेक्शन आप करके जाते हो तो आपका कोई भी सवाल जो है वो गलत नहीं हो सकता। इसके लिए आप रेडी रहिए कि आपको ये सारा सेक्शन आना ही चाहिए। सो एक बार वाईसैट के बारे में ध्यान रखिए कि वाईसैट इज गोइंग टू बी हैपन ऑन 18th नाउ, बिकॉज आज 11 है। ऑनलाइन जिनमें रजिस्टर किया था उनका एग्जाम आज हो जाएगा, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उन बच्चों के लिए ये है कि 18 तो फिर से दे सकते इस एग्जाम को। सो डरने की कोई बात है नहीं, एंड लेट्स मेक इट हैपन। आपको ये एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स मिले, वाईसैट के अंदर भी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि है हमारे टॉपर्स बैच के बारे में। 999 रुपीज के अंदर इतने सारे टीचर्स, एवढे सगळे तुम्हाला शिक्षक लोक एकाच ठिकाणी शिकवणार आहेत। या संधीचा फायदा जर तुम्हाला घ्यायचा आहे तर डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक आहे आणि त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टींचा जो फायदा आहे तो घेऊ शकता। याच्यामध्ये तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर थेट तुम्हाला तिथं टेक्निकल सपोर्ट आहे, AI गाइडेड तुम्हाला एक मेंटर तिथं मिळेल, सोबतच लाईव्ह क्लासेस आहेत, सगळ्या विषयांचं कव्हरेज आहे, सेमी इंग्लिशच्या, फुल इंग्लिशच्या दोन्ही विषयांचा एक तिथे पूर्ण जो आहे डिटेलमध्ये शिकवलेला आहे पार्ट। आणि याच्यामध्ये काही डाऊट जर आला तर लाईव्ह क्लासेस मध्येच तो घेतला जातो। सोबतच त्या ठिकाणी लेक्चरमध्ये एक ऑथेंटिसिटी आहे की जास्त कॉन्सेप्टवर भर दिला जातो, तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचं बाहेरून त्यानंतर वाचायची गरज नाही। आणि क्लासमध्ये डिस्टर्बन्स न होण्यासाठी तिथं ऑप्शन्स आहेत, प्रायव्हेट चॅट, पब्लिक चॅट आणि चॅट ऑफ। तर तुम्ही तुमचा चॅट ऑफ करू शकता,
किंवा प्रायव्हेट करू शकता, ज्यामुळे तुम्हाला लेक्चर आहे त्याच्यावरच फोकस होणार आहे, तुम्हाला बाकी कोणत्याही कमेंट्स तिथं दिसणार नाही. सो थँक्यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, हॅव अ ग्रेट डे.